केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के एक बयान के बाद से पूरे देश में हंगामा सा हो गया है, क्योंकि उन्होंने बंगाल में एक बयान दिया कि अगले 7 दिनों में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू होने वाला है और इसको लेकर काफी सारे जो मुस्लिम संगठन हैं और मुस्लिम नेता हैं खासतौर पर इस पर विरोध जता रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जमीयते उलेमाए हिंद मुंबई डोंगरी के अध्यक्ष मौलाना सिराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। मौलाना साहब, केंद्रीय मंत्री हैं शांतनु ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगले 7 दिनों में सीए जो कानून है सीए का वो लागू हो जाएगा, क्योंकि बंगाल में हमेशा से ही ममता दीदी विरोध करती रही हैं सीए कानून को लेकर। मुस्लिम संगठन कई सारे थे, उन्होंने भी इस एक्ट को लेकर विरोध किया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगले 7 दिनों में लागू हो जाएगा। इस बयान को कैसे देखते? मैं इस बयान को ऐसा देखता हूं कि ये उनका ज़ाती बयान है और चूंकि वो बंगाल के अंदर है, ममता दीदी को गर्म करना चाहते हैं। ये समंदर में खसखस के बराबर वाला जुमला हो गया। सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके लिए एक कानून ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, सब तरफ सबका से लिया जा रहा है, लागू होगा नहीं लागू होगा। ये कौन होते हैं? ये बयान देना उनका पॉलिटिकल स्टैंड है। आने वाले वक्त में उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अपनी इस तरीके के बयान देने के बाद में बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर अपने आप को बताने के लिए कि मैं भी कुछ ना कुछ रखता हूँ, मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ बात करता हूँ, ये उस तरीके का बयान है। और दूसरा, इसका कोई हकीकत नहीं है। आपको लगता है कि सीए को लेकर काफी सारे, क्योंकि उस कानून के तहत ये कहा गया है कि जो आसपास के 4 देश हैं वहां से जो अल्पसंख्यक समाज से लोग आते हैं, जो गैर मुसलमान हैं, खासतौर पर हिंदू, जैन, बौद्ध, इस तरीके के जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इन सब जगहों से वो आ सकते हैं, तो इसको लेकर काफी विरोधाभास रहा है, एक विवाद लंबा रहा है। तो अब जबकि ये लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री बयान देता है, तो आपको लग रहा है कि सरकार इस मामले में कहीं सीरियस है, तब इस तरीके केंद्रीय मंत्री बयान दे रहे हैं? इसके अंदर तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिसको सिटीजनशिप देना है वो उनको देना, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उनको जिनको देना हिंदुस्तानी शरीयत उनको वो दें, लेकिन हमारा जो 1950 से कानून बना हुआ है कि 1950 से पहले की पैदाइश या 1950 से लेकर क्या नाम है, मैंने कुछ उसकी वर्किंग करी थी, 1947 से पहले जो भी जहाँ पे है, नहीं सॉरी 26 जनवरी 1950 से लेकर 1987 के दरमियान जो भी बच्चा पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी शहरी है। उसके बाद में जुलाई 1987 से लेकर 2003 के अंदर या तो मर्द हो या औरत हो, कोई एक का हिंदुस्तानी होना ज़रूरी है। जब उसके बच्चे की विलादत होगी तो वो हिंदुस्तानी शहरी कहलाएगी। तो ये खामखा का ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ मंत्रियां हैं, उनको देना नहीं चाहिए। ये जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत का एक माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। और इसको मैं दूसरी नज़रिए से इस तरीके से देखता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जमहूरी निज़ाम जो है हिंदुस्तान का जो बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे माइनॉरिटी भी सेफ़ है, दूसरे सारे जात के लोग यहाँ पे सेफ़ हैं। लेकिन जब वो इंडिया के अंदर आते हैं, वही मिनिस्टर, वही सारे लोग, तो यहाँ पे एक अलग चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे जमहूरी निज़ाम ही कायम नहीं है। यहाँ पे माइनॉरिटी मिनिस्टर कौन है? कोई माइनॉरिटी है, स्मृति ईरानी माइनॉरिटी मिनिस्टर इस वक्त लीड कर रही हैं। वो गई और जाने के बाद में हज के लिए मदीने शरीफ गई और पता नहीं कहाँ कहाँ गई वो, तो हमारे पास उसकी डिटेल नहीं है। लेकिन मेरा कहना इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप जब जमहूरी निज़ाम को लेकर इंडिया के बाहर बात करते हैं तो उसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करिए। और मैं चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से वो अपने इस तरीके के मिनिस्टरों पर लगाम कसे, उस तरीके की बयानबाजी ना करें। ये सीए को लेकर बात हो गई। अब यूसीसी को भी लेकर हलचल काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को असेंबली का सेशन बुलाया जा रहा है। उसमें यूसीसी का जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसको उस बिल को टेबल किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप? नहीं, आपको मैं बताता चलूँ, सबसे पहले ये मेरी सोच है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ अमित शाह जी ने अभी तक इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये लोग 2024 के इलेक्शन को लेकर बहुत परेशान हैं और ये चाहते हैं फिर से हिंदू एकजुट हो और डिवीज़न ऑफ वोट किस तरीके से हो और हिंदुओं का डिवीज़न ऑफ वोट ना हो, इसकी वजह से वो इस किस्म के बयानबाजी करते हैं। पोलराइजेशन। बिल्कुल।
लेकिन जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके अलावा कई सारे जो बीजेपी के शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं या जो सरकार है, उनका कहना है कि जो ड्राफ्ट है वो हमारे लिए पूरा एक मिसाल बनेगा। जो उत्तराखंड के सीएम बना रहे हैं उसके बाद हम उसको स्टडी करने के बाद देखेंगे कि उसको लागू अपने राज्यों में किया जा सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से भी देखा जा रहा है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती साबित होने वाली है फिर पुष्कर सिंह धामी का ये कदम? मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जब जब एक्टिव होते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट के लोग भी एक्टिव होते हैं, कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा एकदम ज़ोर शोर से चलाते हैं तो पूरा मीडिया उनको कवरेज तो देता नहीं है। कुछ मीडिया शायद चलाता है, या जो क्या कहेंगे उसको, टीवी चैनल से दूर दूसरा मीडिया जो है उसको वर्ड क्या कहेंगे उसको, डीजी है, यूट्यूबर पे राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा चलती है। तो इस किस्म के जब न्यूज़ चलती है जो पब्लिक को इंटरेक्ट होती है, 1 to 1 होती है, तो उनका जहन वहाँ से भटकाने के लिए यूसीसी लाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वाली बिल को लाएंगे। इस तरीके के बयानबाजी उनको चलता रह गया, क्योंकि इस वक्त तो हिंदुत्व के ठेकेदार तो बीजेपी गवर्नमेंट बनी हुई है ना। तो बस खाली दूसरा कुछ नहीं है, सब पॉलिटिकल बयानबाजी है। मैं सारे हिंदुस्तान के सारे अवाम से अपील करूंगा इस तरफ ध्यान ना दें, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जो गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान के अंदर है, सब लोग एक तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। ये सब जब मिलजुल कर रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या अब जो न्याय यात्रा चल रही है, जब उनका वो यात्रा जोर पकड़ता है तो बीजेपी इस तरीके के मुद्दों को उठाती है? बिल्कुल सही बात, आप मेरी बात को बराबर पॉइंट टू पॉइंट समझ लिए। तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत कुछ नहीं, ये सब बयानबाजी पॉलिटिकल 2024 की तैयारी बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी प्यार मोहब्बत की यात्रा लेकर निकाल कर वो अपना हिंदुस्तान के सारे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये मोमेंट जो है पॉलिटिकल मोमेंट है। एक आखिरी सवाल, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अभी कुछ दिन पहले एएसआई की एक रिपोर्ट पेश की गई है वाराणसी के कोर्ट में, जिसमें कई सारे ऐसे साक्ष्य दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया है, ये प्रूफ करता है इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं कि वहां पर मंदिर था जहां पर अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाया गया है। आलोक कुमार जो वीएचपी के अध्यक्ष है, उन्होंने ये मांग की है कि उसके आधार पर 15 अगस्त से पहले, चूंकि ये ढांचा बना हुआ था 1947 के पहले, तो अब मुस्लिम पक्षों को बड़ा दिल दिखाते हुए वो हिस्सा, वो परिसर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और कहीं और मस्जिद बना लेनी चाहिए। इसको किस तरीके? एक एक्ट बना था 1991 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसके अंदर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि 1947 से पहले जो भी जगहें, जो भी धार्मिक स्थल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये सब अवहेला करने से क्या हासिल और क्या फ़ायदा? आपने बाबरी मस्जिद का मामला लेकर देख चुके हैं कि उसका नतीजा क्या निकला। आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों को रोज़गार कैसा मिले, हिंदुस्तान के अंदर आवाम कैसा खुशहाल हो जाए, और हिंदुस्तान के लोग खुशहाली के साथ में देश के लिए किस तरीके से अपना तन मन धन लगाए, वो बारे में सोचकर ये सब क्या खामखा की बातें हैं कि यूसीसी का क्या हो गया और क्या नाम है सीए का क्या हो गया। ये सब बुनियादी चीज़ों को छोड़ के ये सब पे मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा ये सब चीज़ों पे आप लोग अपने बताइए कि इस चीज़ को छोड़कर आप लोग हिंदुस्तान कैसा तरक्की करे वो बातें करें। और जो जहाँ पर मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी, जहाँ पे मंदिर है वो मंदिर रहेगी, जहाँ पे गुरुद्वार है वो गुरुद्वार रहेंगे, जहाँ पे चर्च है चर्च रहने दें। जो लोग इबादत के लिए अपना वक्त निकाल कर वहाँ जाते हैं उनको वहाँ जाने दें, ये सब खामखा के चक्करों में ना पड़े। और जब क्या नाम है एएसआई की रिपोर्ट आएगी, जैसा कि आपने कहा कि रिपोर्ट आएगी, आपके पास रिपोर्ट आई, मतलब आपसे मुराद वो जो लोग कंप्लेनर हैं वो लोग आएंगे, उनके पास आई है, तो हमारे पक्ष के लोगों के पास भी आएगी। और इसके लिए बेहतरीन बाइट देने के लिए हमारे सदर मोहतरम मौलाना अरशद मदनी साहब के आप पास जाइए। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का हमारा है, वहाँ पे कमेटी पे जाइए। जो लोग वहाँ पे रहते हैं जहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद है, वहाँ के लोगों का आप बाइट लेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा, ना कि मैं बम्बई में रहकर इस तरीके के बयानबाजी करूँ वो। आपको लगता है कि ये जो मामला है, चूंकि अब कोर्ट में है, एएसआई की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, तो जो मुस्लिम पक्ष है या इंतजामिया जो वहां पर इस पूरे ज्ञानव्यापी को देखता है उसको अब स्टडी करेगा और अपना पक्ष रखेगा, ऐसा आपका मानना है? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, ये हर आदमी को, सबको अपना अपना पक्ष रखने का हक है। जब आपने अपना पक्ष रखा तो हम हमारा पक्ष भी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला दूध का दूध
पानी का पानी सब साफ हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा वावेला मचा था, क्या नाम है, राम मंदिर का। आपने देखा है, हमने तो देखा है कि किसी भी मंदिरों के उद्घाटन के लिए नीम का रखने के लिए एक ब्राह्मण होना चाहिए। अगर उस नीम को रखने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ इनवाइट ही नहीं होती है, कुछ लोग उसमें इनवाइट होते हैं, तो ये समझने की बात है कि बीजेपी गवर्नमेंट और ये सब हिंदू मुस्लिम का जो पोलराइजेशन है वो किस तरफ जा रहा है। ये सब बातों पे उलझने की किसी को ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का काम है तो हिंदुस्तान के अवाम के बारे में सोचे। जो कोर्ट का काम है, कोर्ट में जो फरीक जाते हैं, फरीक अपने एक पक्ष की बात सुनेगा तो दूसरे पक्ष की भी बात सुनेगा, वो अपना जजमेंट देगा। और कोर्ट का निर्णय तो हमको पहले से मानने हैं, हमने आगे भी उसको माना है, बाबरी मस्जिद के इशू पर भी, और इंशाल्लाह ताला ये जो फैसला होगा उसको भी हम मानेंगे। तो ये थे मौलाना सईद खान, सिराज खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो ज्ञान व्यापी का मामला है, कोर्ट में चूंकि मामला अब चल रहा है, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, हिंदू पक्ष अपनी बात, अपनी दलील दे रहा है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष वहां पर है उसकी भी बात सुनी जाए, वो अपना जब पक्ष रखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। मामला कोर्ट में है, इसको कोर्ट ही इस पर डिसाइड करे तो ज्यादा बेहतर है। दूध का दूध, पानी का पानी कोर्ट करेगा, और कोर्ट का जो कुछ भी निर्णय होगा, मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष, सभी को मान्य होगा। कैमरामैन विमल सिंह के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।